गुड इवनिंग बच्चों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने इसके पहले आपको होम साइंस कक्षा 7वीं का पहला अध्याय समझाया था। आज मैं आप लोगों को दूसरा अध्याय समझाऊंगी, जो है हमारा भोजन। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि भोजन क्या है। यदि हमें भोजन नहीं मिले, एक टाइम भोजन नहीं मिले, तो हमें क्या होगा? चक्कर आएगा, पेट दर्द होगा और हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो जैसे भोजन में थोड़ा बहुत हमें लेट होता है, हम बोलने लगते हैं हमें भोजन चाहिए। तो इस अध्याय में हम भोजन की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले भोजन में आहार का आयोजन कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। बेटा, आहार का मतलब होता है, आहार के आयोजन का मतलब होता है कि हम जो है जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, ये सारा आहार होता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, आहार क्या होता है? तो आहार के अंतर्गत आता है रोटी, चावल, दाल, दूध, सब्जियां इत्यादि, ये सारे हमारे आहार के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी चीज़ है आयोजन। आयोजन मतलब उसको खरीद के फिर संचित करना। ठीक है, और उसके बाद ही बनाया जाता है ना भोजन। तो इसलिए हमारा जो पहला टॉपिक का नाम दिया गया है, वो दिया गया है आहार का आयोजन। तो प्यारे बच्चों देखो, हम प्रायः दिन में 3 से 4 बार भोजन करते हैं ना। और समय के अनुसार पेट भरकर खाना खाते हैं, उसी को आहार कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके मनपसंद और स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। इसका उत्तरदायित्व जो है उसकी गृहिणी पर होता है। गृहिणी का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर गृहिणी का मतलब आपकी माता से है। ठीक है, आपकी माता ही आपके भोजन का निर्धारण करती है कि आपको कौन सा भोजन किस समय देना चाहिए। आहार के आयोजन में करने का अभिप्राय यह है कि गृहिणी को आने वाले कुछ दिनों के प्रत्येक समय के भोजन का पूर्ण ज्ञान जो है वो होना चाहिए। यानी आपकी माता क्या करती हैं, आपको दोपहर में, रात में या सुबह नाश्ते में क्या देना है, इसका ध्यान आपकी माता रखती हैं। और हमें जो है सप्ताह के 7 दिनों के लिए अलग अलग भोजन जो है, सप्ताह के 7 दिनों का भोजन जो है हमारा अलग अलग होना चाहिए। हम यदि एक तरह का भोजन हमेशा करेंगे तो हमारा मन जो है वो भोजन से हट जाएगा और हमारे शरीर में संतुलित पदार्थ की मात्रा जो हमारे शरीर को चाहिए, जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, अगर हम एक तरह के भोजन को करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे भोज्य पदार्थों में भिन्नता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है बेटा, इसके बाद आ गया हमारा दूसरा टॉपिक। हमारा दूसरा टॉपिक है आहार आयोजन का महत्व। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? आहार आयोजन का महत्व। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो आप लोग कि आहार आयोजन इसलिए किया जाता है कि गृहिणी के घर के जो जितने सदस्य हैं उसके भोजन से संतुष्ट हो सकें और उनके आवश्यकता अनुसार उनको भोजन मिल सके। आहार आयोजन से क्या होता है बेटा? समय की बचत होती है। क्या होता है, हम इकट्ठा जाते हैं और कहीं से सामान, चावल, दाल, गेहूँ या आटा इत्यादि इकट्ठा ला के रख देते हैं, जिससे गृहिणी जो है वो भोजन बनाती है। तो उससे क्या है, उसके समय का भी बचत रहता है। और दूसरी चीज़ वो ये भी ध्यान दे पाती है कि मेरे परिवार में किस सदस्य को क्या पसंद है, और प्रत्येक सदस्य के स्वाद के अनुसार वो या रुचि के अनुसार उसको वो भोजन बनाकर देती है। यदि हम आहार का आयोजन नहीं करते हैं, चलो मान के सोचो कि हम आहार का आयोजन नहीं करते हैं, हम इकट्ठा चावल, दाल या आटा या सब्जियां, फल, मसाले, ये सारी चीज़ें हम नहीं ला के रखते हैं, तो क्या होगा? प्रत्येक दिन गृहिणी जो है वो जाएगी, प्रत्येक रोज़ बाहर से लेके आएगी और वो रोज़ लाके और रोज़ बनाएगी। इससे क्या होगा? एक तो समय की हानि होगी
और दूसरे में वो अत्यधिक मात्रा में थक जाएगी, जिससे उसका भी किसी अन्य काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो, आहार आयोजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ये तो हो गया बेटा आहार के आयोजन का महत्व। उसके बाद अब अगला टॉपिक हमारा आता है। देखो, आहार आयोजन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। तीसरा टॉपिक है आपका आहार आयोजन करते समय हमें ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है बेटा। तो आहार का आयोजन करते समय हमें किन किन चीज़ों का अधिकतर ध्यान देना चाहिए। यदि आपके क्या करना चाहिए, देखो बेटा, हम जो भोजन बनाते हैं तो हमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के अनुसार भोजन बनाना ही गृहिणी का सर्वोच्च धर्म होता है। यदि आपके परिवार में मान लो कोई छोटा बच्चा है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, जैसे आपके दादाजी, छोटा बच्चा हुआ जैसे आपके छोटे छोटे भाई बहन, ठीक है, अथवा घर में कोई व्यक्ति जो बीमार है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसकी आवश्यकता के अनुसार भोजन बनाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि वह सारे सदस्य वही भोजन करें जो हाँ, तो बेटा आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें कि भोजन जो है वो बीमार, बूढ़ा और बच्चा सबके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ न कुछ खाने को मिले, ऐसा भोजन हमें प्रदान करना चाहिए। अगला टॉपिक है बेटा हमारा भोजन पौष्टिक और कम दामों में हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में 80% जनता जो है वो गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है, तो उनका भोजन भी स्वादिष्ट और पौष्टिक होना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भोजन इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो न केवल सस्ती हो बल्कि हमारे शरीर की आवश्यकताओं की अन्य पूर्ति भी करे। ठीक है बेटा। अतः आहार तालिका बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सारे दिन में भोजन की इकाई को रूप में समझाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यह अनिवार्य है कि गृहिणी को भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों और गुणों का ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखो, भोजन पौष्टिक और कम दामों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, जिससे हमारे बॉडी को, हमारे शरीर की आवश्यकताओं की अच्छे से पूर्ति हो सके। ठीक है ना। तो आहार तालिका बनाते समय केवल भोजन का ध्यान में न रखते हुए बल्कि सारे दिन की इकाई के रूप का समझना भी बहुत आवश्यक है। गृहिणी को भोजन के विभिन्न गुणों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि गृहिणी को भोजन के गुणों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। एक समय में भोजन की योजना बताते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक भोज्य गुट को कम से कम 1 या 2 भोज्य पदार्थ अवश्य लें, जिससे भोजन की संतुलित मात्रा जो है वो हमारी पूर्ति हो जाए। गृहिणी को बाजार के भाव की अच्छी प्रकार जानकारी होना चाहिए। यह भी उसे जानना चाहिए कि कौन सी वस्तुएं महंगी हैं, कौन सी वस्तुएं सस्ती हैं, कौन उनके लिए अधिक पौष्टिक है, और मौसम के अनुसार उन्हें प्रत्येक वस्तु को खरीदने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाओ, हमारा अगला टॉपिक है भोजन में विभिन्नता हो। एक तरह से खाया गया भोजन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हमें खाने की इच्छा दोबारा नहीं जगाता, इसलिए भोजन में विभिन्नता होना ज़रूरी है। जैसे सब्जियों में विभिन्नता हुई, दालों में हुई, ठीक है,
और रोटियां जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का और गेहूं की रोटियां भी अलग अलग तरह की खाना ज़रूरी होता है। भोज्य पदार्थ में विभिन्न लाने के लिए उन्हें पकाने में भी विभिन्नता होनी चाहिए। ठीक है, उसी गेहूं का कभी हम रोटी बना लें, कभी पराठा और कभी पूड़ी बना के भी हम इस तरह से अपना भोजन जो है वो बनाना और करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ पीली दाल भी होना अति आवश्यक है। कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, जैसे खीर, कुछ कुरकुरे होते हैं जैसे पापड़ वगैरह। तो ये हम क्या करना चाहिए कि हमें इसे अपने एक समय के भोजन के कम से कम एक समय के भोजन के लिए इन भोज्य पदार्थों को रखना ही चाहिए। बच्चों, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि भोजन को मौसम के अनुकूल बनाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रहे कि आहार की योजना बनाते समय यह सब बातें ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल उन भोज्य पदार्थों को अपनी भोजन तालिका में न रखें जो वो बाज़ार से उस मौसम में आसानी से मिल सके। इसके अतिरिक्त गर्मियों में ठंडा या सर्दियों में गर्म भोजन खाने का आनंद आता है। गर्मियों में अधिक पेयजल, ठंडक पहुंचाने वाली सब्जियां, ये सारा हम ग्रहण करते हैं। लस्सी, छाछ, ये बहुत ही उपयोगी होती है गर्मियों में, है ना। इसके अतिरिक्त सर्दी के मौसम में हमें वसा युक्त और कार्बोज युक्त भोजन करना अति आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं इसका अगला टॉपिक जो है आप लोगों को विभिन्न समय का भोजन का आयोजन जो है आपको अगले भाग में पढ़ाऊँगी। इसी के साथ ही टेक योर सेल्फ, बाय बच्चों।